हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और बच्चों हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों हम बात करेंगे आज कक्षा 6 की। मैं हूं महेंद्र तिवारी और जैसा कि जानते हैं हम आप लोगों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। विज्ञान यानी साइंस विषय में बच्चों हम लोगों ने पहला अध्याय खत्म कर दिया, पढ़ा लिया है और आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आप लोगों को लेसन पढ़ाने के बाद, पाठ को पढ़ाने के बाद जितनी भी उसमें आवश्यक एक्सरसाइजें थी वो सारी हमने करवा ली है। अब हम चलते हैं लेसन 2 की तरफ। लेसन 2 का भी 1-2 वीडियो जा चुका है। लेसन 2 में लेसन का नाम है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक है, यही आपका लेसन है। तो पदार्थ हम बता चुके हैं बच्चों की पदार्थ वह होता है जिसका कुछ भार होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है पदार्थ के समूह। पदार्थ के समूह हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। मेन लेसन में आपका यही है कि कैसे पदार्थ को अलग अलग बांटा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर हमने लिख दिया है क्लास 6, यानी आप लोग जान सकते हैं हमारी क्लास का वीडियो है। सब्जेक्ट भी हमने लिख दिया है, विज्ञान विषय है, अध्याय 2 है, लेसन का नाम है पदार्थ पदार्थ के समूह। और आज हम बच्चों जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हमारा विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन देयर क्वालिटीज। ठीक है, तो बच्चों इस हेडिंग को हम पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 11 पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ पर ये हमारे हाथ में बुक है आपकी और समझे विज्ञान, यहाँ जहाँ चित्र बना है ठीक नीचे से है। तो बच्चों देखिए इसमें बता रहे हैं, सबसे पहले तो जान लीजिए किन किन लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण होता है। तो पहला है पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, दूसरा है जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर और चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। इस प्रकार से ये आपकी जो है हेडिंगें दी गई हैं। अब हम इन हेडिंग को एक एक करके आप लोगों को पढ़ाते चलेंगे। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहली हेडिंग पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। बुक मेरे हाथ में है, आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है इसमें, आपने नारियल का तेल देखा होगा। जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है। नारियल का तेल हम लोग देखते हैं कि एकदम जो है जमकर कठोर हो जाता है। वही तेल जो है गर्मी में यानी पिघल जाता है, लिक्विड यानी द्रव के रूप में हो जाता है। मोम जो होती है बच्चों वो ठोस रूप में होती है, गर्म करने पर वो भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यदि मोम को और आप गर्म करेंगे, द्रव जो बनेगा पिघला हुआ उसको भी और गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद बच्चों को भाप बनकर उड़ जाती है। जल को दैनिक अवस्था में हम बर्फ, ठोस, द्रव तथा जलवाष्प गैस के रूप में देखते हैं। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम 3 अवस्थाओं में सिंपली देख सकते हैं। ठोस उसका बर्फ होता है, द्रव होता है जो हम पीते हैं, और गैस जो भाप वगैरह आप लोग कभी खाना बनाते हैं जो भाप वगैरह स्टीम होती है वो देखते हैं लोग। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और बच्चों होता है गैस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ठोस अवस्था, तीनों अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, अवस्था बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। जितने भी पदार्थ ठोस हैं, मजबूत हैं, जैसे ईंट हो गई और लकड़ी हो गई, पत्थर हो गए, ये सारी चीज़ें ठोस हैं। लिक्विड पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, मिट्टी के तेल, जो पिघले हुए रूप में रहते हैं, बह सके। जैसे पानी हो गया, पानी आपका लिक्विड में है जो पीने योग्य पानी होता है। ठीक है, और आपका जो है द्रव हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो ठोस के बारे में बता रहे हैं। कांच की गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में ले लें, फिर गिलास में रखें और देखें उसकी बनावट आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, फिर उसी गोली को बता रहे हैं अगर हाथ में ले लें तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इससे कन्फर्म हो गया इससे एक्टिविटी से कि ठोस का आकार, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों के हमने आपको बताया था कि एक संरचना होती है। हर पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठोस के अणु बहुत ही पास पास होते हैं और लिक्विड के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैसेस के अणु थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अभी हम आपको फिगर बना के समझा देंगे, पहले आप समझ लीजिए। ठोस पदार्थों के कण
यानी अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, यही कारण है इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, पहले बच्चों जान लीजिए ठोस कैसे बनता है। देखिए ये ठोस के अणु हम बना रहे हैं, ठीक है, ये ठोस के अणु है। ये बच्चों देखिए आप ठोस पदार्थ के अणु हैं, इनके जो बीच की जगह है इनमें बल काम करता है और ये बल इन कणों को बहुत ही मजबूती से बांधे रखता है। इनमें बल ज़्यादा होते हैं आपस में अणुओं के बीच, इसीलिए ये ज़्यादा इधर उधर वर्क नहीं करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आता है आपका द्रव। क्या होता है, 1 लीटर के नपना यानी बर्तन को पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को भगोने मुड़ेले हम देखते हैं, जब पानी नपने में था तो नपने की आकृति का था, जब भगोने में डाला गया तो उसकी आकृति भगोने जैसी होने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि बर्तन को जिस द्रव में रखा जाता है, यानी द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों का आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु आयतन निश्चित होता है। अब बात करेंगे बच्चों द्रव की, तो द्रव के अणु इस प्रकार से होंगे, थोड़ा सा दूर दूर होंगे ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार द्रव के अणु रहेंगे। आप देख सकते हैं ये आपके द्रव पदार्थों के अणु हैं। ठीक है, इससे ये ज्यादा दूरी पर है। ठीक, इसके बाद बच्चों बात करते हैं गैस की। तो घर में चलती हुई अगरबत्ती को आपने देखा होगा, इसमें से काले भूरे रंग का धुआं ऐसे ऊपर को, जब अगरबत्ती चलते से धुआं कंटिन्यू ऊपर को जाता रहता है। ठीक है, इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं है। ठीक है, ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी का आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। अब गैस के अणुओं की बच्चों बात करें तो समझ लीजिए अब गैस के अणु है। ठीक है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये आपके किसके अणु है, ये आपकी गैस के अणु। अब आप देखो बच्चों, हम फिर से समझा दे रहे हैं कि जो ठोस के अणु हैं इनमें जो है आपस में बल जो है बहुत ही बीच बीच में कम लगता है, बहुत ज्यादा रहता है। इनमें बल उनसे कम रहता है, इनमें बल नहीं के बराबर रहता है, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। समझ लीजिए ठोस द्रव गैस, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, और इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार। इसके दोनों निश्चित होते हैं, इसके कोई भी निश्चित नहीं होते। ठीक है, इसका एक निश्चित होता है, एक निश्चित नहीं होता है। ये था आपका ठोस द्रव और गैस। अगला पॉइंट है बच्चों आपका जल में घुलनशीलता के आधार पर कैसे अलग करेंगे। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें। कुछ समय बाद गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं, नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ घुल जाएं उन्हें विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाए वो विलायक होता है। जैसे अगर आप चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो चीनी आपकी विलेय है और पानी आपका विलायक है। ठीक है, इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो दिया है, नमक पानी में घुल जाता है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील होता है। इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को पढ़ाया आपके पदार्थ का क्लासिफिकेशन का 2 पॉइंट हमने पढ़ा दिया। पहला हमने पढ़ाया अवस्था के आधार पर ठोस को अलग रखा जाएगा, द्रव को अलग, गैस को अलग। दूसरा है घुलनशीलता के आधार पर जल में किस प्रकार से घुलनशीलता होती है। ठीक है, आज आपका ये 2 हेडिंग समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ाएंगे पारदर्शिता के आधार पर, यानी जितनी हेडिंग हमने बताई हैं वो सब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग जो है बुक को ओपन करके और वीडियो को बैक करके इस लेसन को आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अब आप सभी बच्चों से एक नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे की जो सिचुएशन है, आगे के वर्गीकरण के आधारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।